हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो अपन ने इकोनॉमिक का यूनिट 1 स्टार्ट कर चुका है। तो आज अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक अभी आपको बता दिया हो कि अपना पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन refers to fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time or expected obligations। ये डेप्रिसिएशन वो होता है जो वैल्यू को रिडक्शन करता है। जैसे कि एक लाइक फिक्स एसेट्स के इसमें लिखना है, फिक्स एसेट की जो रिडक्शन होती है, लाइक मशीन्स ले लेते हैं। मशीन्स होती है, मशीन को अपन यूज़ करते हैं, तो मशीन को जब अपन परचेस करके लाते हैं उसके बाद से उसकी डेप्रिसिएशन चालू है, उसकी वैल्यू में गिरावट आने शुरू हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसी में वही इंग्लिश में लिखा है इसमें डेफिनेशन कि इट्स रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो वैल्यू को रिडक्शन करता है। कौन सी वैल्यू को? फिक्स इंटेंजिबल एसेट को। ठीक है, लाइक एग्जांपल कौन सा गए? मशीनरी, ओके, मशीनरी हो गए, बाइक्स हो गई, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है, एग्जैक्टर होते हैं। तो उसमें सेकंड अपना टॉपिक है कि कैपिटल लॉस क्या होता है। कैपिटल लॉस वो होता है कि जो अपन ने एक्सपेक्टेड कभी किया ही नहीं था, जो नुकसान हो गया अपना, जिसके अपन ने कभी अनुमान लगाया ही नहीं था, उसी को अपन बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस की डेफिनेशन क्या पहले पढ़ लेते हैं। इट रिफर टू लॉस इन अ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सनेस, ऑब्लिगेशन, नेचर, क्लाइमेटिक्स, थीव्स, एक्सीडेंट्स। देख लीजिए वही लिखा है उसमें भी, जो अपन ने कभी एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे कि ये नुकसान हो जाते हैं, तो उसी के लिए। तो ये उसकी डेफिनेशन मतलब अनफोर्सनेस, जैसे कभी क्लाइमेट के कारण कुछ हो गया, जैसे लाइक एग्जांपल ले लो, कभी कोई फैक्ट्री अपने नदी के किनारे फैक्ट्री है कोई से, तो अचानक बहुत इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ गई और फैक्ट्री में लॉस हो गया, फैक्ट्री में बाढ़ के कारण नुकसान हो गया, तो ये अपन ने कभी सोचे नहीं थे, तो ये कैपिटल लॉस हुआ। कभी समझ लीजिए कोई अपन कार चला रहे हो तो उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण गाड़ी का नुकसान हो गया, तो वो भी एक कैपिटल लॉस ही अपने लिए। ठीक है, तो इसी को डेफिनेशन में बोला गया। डेफिनेशन में और फिर पढ़ लेते हैं। इट रिफर टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉन अनफोर्सनेस, ऑब्लिगेशन, नेचुरल क्लाइमेटिक्स, थीव्स, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें सेकंड वो आता है कि प्रोविज़न फॉर लॉसेस क्या होते हैं। अपन कोई प्रोविज़न मेड करते हैं या नहीं करते। प्रोविज़न इट मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस। अब क्या होता है डेप्रिसिएशन, तो आपको पता है कि क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में अपन को है ना डिडक्शन होती है वैल्यू, तो मतलब ये तो पता है कि मशीन कभी ना कभी ख़राब होंगी, तो अपन इसके लिए प्रोविज़न प्रिपेयर करके रखते हैं। हाँ, बट अब क्या हो गया, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया या बाढ़ आ गई, जिससे या भूकंप आ गया, जिससे अपने को कंपनी को नुकसान, फैक्ट्री को कुछ नुकसान, ऐसा कुछ भी नुकसान हो रहा है, तो अपन ने कभी इसके लिए प्रोविज़न लगाते हैं कि अपन ये सोचते कि नहीं नहीं ये बाढ़ आने वाली है तो इसके लिए अपन प्रोविज़न कर लो, क्योंकि अपन सोचते नहीं ना, क्योंकि अपन सोचते कि कहाँ कुछ होगा, इसलिए अपन इसके लिए कैपिटल लॉस के लिए प्रोविज़न को प्रिपेयर नहीं करते। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? इट डज नॉट हैमर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डज नॉट हैमर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हैमर नहीं करता है। इट्स हैमर द प्रोडक्शन प्रोसेस। हैमर मतलब अब ये समझ लीजिए एक लाइट कभी कुछ रुक गया तो अपन रिप्लेस करके काम चालू रख सकते हैं, बट अचानक से कुछ होगा, प्रोविज़न होंगे, तो उसके लिए अपने कोई प्रोविज़न प्रिपेयर नहीं करे तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैमर कर सकता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के लिए। तो इसको आप ब्रीफली अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, और ये कभी है ना पेपर में बहुत आते हैं डिफरेंस बिटवीन इसके लिए। तो आपको सीधे से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आप 3 नंबर क्वेश्चन आराम से ले सकते हो, ये 3 नंबर। तो आप इसको बहुत तरीके ब्रीफली याद कर लीजिएगा। इसके बाद अपना टॉपिक आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। NIT को अपन ने फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 जनों से मिलकर बनता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स से मिलकर बनता है और सब्सिडी से मिलकर बनता है। तो चलिए अपन पढ़ाता हूँ आपको, पढ़ते हैं अपन। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ये है ना क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का डिफरेंस बताता है। डिफरेंस रहता है NIT। मतलब फ्लैट एग्जांपल, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं अपने, उसमें से सब्सिडी को माइनस करके अपना NIT निकल जाता है। ये देखिए फॉर्मूला भी बेसिक सही है। कोई भी कुछ पूछेगा कि NIT क्या होता है, तो NIT आपको क्या होता है, क्या होता है NIT
डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो चलिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये जान लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रिफर टू दोज टैक्स which are imposed by government on production and sales of goods and services. Example, goods and services tax, GST। गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, टैक्स लेती है, कोई भी चीज़ को सामान खरीद लो, ऐसा कुछ कर लो, तो उसमें जो टैक्स अपन पेड करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और ये टैक्स कौन लेता है? अपनी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। बाहर भी फर्दर गवर्नमेंट भी लेती है, पर अपन को है ना उसका मेरे को जीएसटी का रेट नहीं मालूम, पर हर एक इंडियन ने हर एक चीज़ में जीएसटी लगाती है और जीएसटी का वो पैसे हर बंदे से लेती है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। ये होता है कि कुछ सब्सिडी के कारण अपने है ना क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाते हैं, अपन को कुछ छूट दे देती है गवर्नमेंट, इसको सब्सिडी कहते हैं। गवर्नमेंट जैसे कि गैस सिलेंडर लेने के उस पर सब्सिडी रहती है, तो वो छूट को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं सब्सिडी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, सॉरी मैं इनडायरेक्ट टैक्स बोला, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यही है आपको एनआईटी। तो इसके बाद अपना टॉपिक आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एक सिंपल सा लाइट एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल फिर डेफिनेशन, बल्कि डेफिनेशन पहले डेफिनेशन पढ़ेगा फिर एग्जांपल ले लेते हैं। इट रिफर टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। डेफिनेशन ये बोल रही है कि जितने में अपन जो अमाउंट से जो चीज़ें बना रहे हैं उसमें जितना पैसा लग रहा है उसको फैक्टर ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। लाइट एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी समझ लीजिए एक पेन की शॉप, पेन बनाता हूँ मैं। तो पेन बनाने के लिए मेरे को पहले क्या चाहिए? रिफ़िल बनाना पड़ेगा, इंक लगेगी, मेरे को है ना पेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो लाइट एग्जांपल ले 10 रुपये का जो पेन बिकता है वो मेरा कितना लगा? 8 रुपये में बना है। वो 8 रुपये का जो बना है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्यों? उतने में मेरी पेमेंट से, मेरे उतने पैसे से वो एक पेन बना है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन भी ये बोल रही है कि जितने में एक जो सामान बनता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं? जितने में जो सामान बनता है। अभी आपको बता दिया कि एग्जांपल के थ्रू कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है, जो मैं पेन बनाता हूँ, उसमें मेरी एक पेन जो 10 रुपये का बिकता है वो मेरी पेन बना है 8 रुपये में, तो वो मेरी क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। हाँ, अब मार्केट प्राइस क्या होती है? इट रिफर टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन अ मार्केट। जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस में सोल्ड होता है उसको बोलते हैं अपन मार्केट प्राइस। लाइट एग्जांपल मार्केट प्राइस क्या होती है? अभी एग्जांपल दे दी, 10 रुपये का जो पेन बिक रहा है उसमें जो 8 रुपये बना है वो मेरी कॉस्ट है, पर जो 10 रुपये में बिक रहा है वो मार्केट प्राइस, क्योंकि वो मेरे लिए लागत है, मेरी इनकम। तो वो क्या होगी? मार्केट में जिस रेट से बिक रहा है वो मेरे लिए क्या होगी? मार्केट प्राइस। ये अपन मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, शॉर्ट में लिख सकते हैं एनआईटी। ओके, तो ये अपना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हो चुका है। अब आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये है ना दो लोगों के बीच का डिफरेंस है। एक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने फैक्टर इनकम लिखा है, यहाँ पे नेट लगा लेना आप लोग। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को NFI बोलते हैं। NFI सिंपल सा है ना क्या बोलते हैं? ग्लोबली वर्ल्ड का जो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उससे निकलता है। अब ये कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वो अभी आपको बता दिया कि इन दोनों के जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड सिचुएशन, उन दोनों का डिफरेंस NFI है। तो चलिए पहले NFI की डेफिनेशन कोई पूछ लिया तो आप ये लिख देना। इट रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये होती है अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये अपनी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? अपन ने अर्न किया पैसा, कुछ भी एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा आ रहा है, जिस सामान से बिक रहा है पैसा, वो इंडिया का सामान गया है अमेरिका में, तो अमेरिका का पैसा जो आ रहा है अपने पास जो सामान का, वो अपने लिए फ्रॉम अब्रॉड हो गया, बाहर से पैसा अपन कमा रहे हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो पैसा अपन ने क्या बोलते, जो पैसा पेड किया है, अपन अकेले तो है ही नहीं कि अपन सब अपन कर लेंगे, अपन को इंपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, अपन को सामान खरीदने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वही इंपोर्ट करने के बाद जो अपन पैसा पेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों के डिफरेंस के बिटवीन को ही क्या बोलते हैं?
NFI है। तो ये अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। इसके बाद सम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो में NFI क्या रहता है। तो अब 3 सिचुएशन है, तो ये सिंपल से सिचुएशंस हैं। NFI इज़ द पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड इज़ मोर देन इनकम पेड टू एब्रॉड। अगर अपन ने पैसा ज़्यादा आया है और पैसा कम दिया है तो अपनी NFI हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। क्या बोल रहा है कि जब पैसा अपन ने क्या बोलते हैं ज़्यादा पैसा आया बाहर से देशों में, जो अपन ने एक्सपोर्ट किया तो उससे ज़्यादा पैसा आया, तो अपने लिए NFI ये क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। बट सेकेंड सिचुएशन ये कहती है NFI ये जब नेगेटिव रहेंगी जब पैसा आया कम है और दिया ज़्यादा है। तो ये सेकंड सिचुएशन कब NFI ये नेगेटिव रहती है, जब पैसा कम आया है और पैसा ज़्यादा पेड किया गया। और थर्ड सिचुएशन जब NFI ये ज़ीरो कब रहती है, NFI ज़ीरो जब रहती है जब दोनों इक्वल ही हुए, ना ज़्यादा पैसा गया ना ज़्यादा पैसा आया, दोनों इक्वल में। तो ये अपनी 3 सिचुएशन है। तो आज अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो इसको आप फुल्ली रिवाइज कर लेना। हाँ, तो ये अपने बस इतने थे इस चैप्टर में। तो ये जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कुछ भी नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपको उसका वीडियो एक और डाल दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।